ब्रिगेडियर सर की पूरी बातों को सुनने के बाद अर्जुन भी इस बात के लिए सहमति जताते हुए बोला, ठीक है भाई, तो मैं तुम्हें आज ही घर पहुंचने के बाद इनविटेशन कार्ड भेज दूंगा। तभी वहां पर डॉक्टर नितिन आए और अर्जुन की ओर देखकर बोले, क्यों मिस्टर अर्जुन सिंह, पहचाना नहीं मुझे? डॉक्टर नितिन की बात सुनकर अर्जुन दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाकर बोला, भाई, मुझे पता चला कि तुम डॉक्टर बन चुके हो, लेकिन एक आर्मी डॉक्टर, इसके बारे में नहीं पता था। उन दोनों की भाईचारे को देखकर की है। हमारा डिपार्टमेंट भले ही अलग था, लेकिन हम दोनों की दोस्ती कभी नहीं टूटी। नितिन की बातों को सुनकर अर्जुन ने उसे हाई फाई दी। तभी अर्जुन को अपने सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड्स की याद आई। उसने डॉक्टर नितिन से कहा, क्या मेरे सिक्योरिटी गार्ड में से एक भी जिंदा नहीं बचा? डॉक्टर नितिन बोला, नहीं, 2 लोग अभी भी जिंदा बचे हैं, लेकिन उनकी हालत काफी खराब है। एक को होश आ चुका है, लेकिन दूसरा अभी भी बेहोश है। और तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं ऐसा करता हूं, उन दोनों को तुम्हारे साथ भेज देता हूं, और मुझे पता है तुम्हारा हॉस्पिटल इन दोनों का अच्छा इलाज करवा सकता है। वैसे भी यहाँ पर इक्विपमेंट की कमी है। अर्जुन जब अपने उन दोनों लोगों से मिलने गया, तब उसे पता चला कि उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड जिंदा है। उनसे मिलने के बाद अर्जुन 2 दिन बाद वहां से मुंबई के लिए निकल गया, क्योंकि आरव ये कहकर अपने घर से निकला था कि उसे आने में 2 या 3 दिन लग सकते हैं, और उन्हें इस बारे में यकीन भी दिलाना था। आरव इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी करण उसके पास आकर बोला, भाई, हमने उस एरिया की पूरी तरीके से छानबीन कर ली है। हमें वहां पर कुछ आतंकवादी दिखे, जिन्हें हम लोगों ने वहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर उन सभी लोगों का मकसद क्या था? आखिर वो इस एरिया में करने क्या वाले थे? आरव अपने बेड पर फैलते हुए बोला, वो उस जगह को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि वहां से बॉर्डर क्रॉस करने पर ही जंगल शुरू होती है, जिसमें उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो सभी उस जगह को किसी भी हाल में हथियाना चाहते थे। इसलिए मैंने तुम लोगों को वहां पर भेजा था। चलो, अच्छी बात है। करण भी बेड पर लेटते हुए बोला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अर्जुन जब भी फ्री होता, 1-2 बार आरव से छुपकर बात कर लिया करता था। अभी तक उसने किसी को भी नहीं बताया था कि आरव अभी भी जिंदा है और कश्मीर मिलिट्री बेस में है। अभय, जो काफी देर से अपने बड़े भाई को ऐसे खोए हुए देख रहा था, उसने कहा, क्या बात है भैया, जब से आप मीटिंग से लौटे हो, तब से आप कुछ खोए खोए से रहते हो। मैंने आपके असिस्टेंट से भी इस बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि आप हम सभी से छुपाने लगे? अब अर्जुन उसे क्या बताता कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, और वो किस मुसीबत को पार करके यहाँ पर पहुंचा है, ये सिर्फ उसी को पता था। उसने अपनी एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से अपनी 11 बॉडीगार्ड खो दिए, जिस वजह से उसे अपने आप को ही सजा देने का मन कर रहा था, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। मुंबई के एक आलीशान ऑफिस के रूम में अर्जुन अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। अभय फिर से बोला, भाई, आप क्या सोच रहे हो? अभय की आवाज को सुनकर अर्जुन उसी की ओर देखकर बोला, यार, तुम्हें नहीं लगता कि मैं शादी थोड़ा जल्दी कर रहा हूं? ये सुनकर अभय उसकी ओर देखकर बोला, जल्दी? आपकी उम्र अभी कितनी है? अर्जुन बोला, 32। अर्जुन की बातों को सुनकर अभय मजाकिया लहजे में बोला, इस उम्र में कई लोगों के 3-4 बच्चे हो जाते हैं, और आप कह रहे हो कि अभी आपकी उम्र ही क्या है? वाह भैया वाह। तभी पीछे से आदित्य की आवाज आई, अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो मैं भाभी को कॉल करके बता देता हूं कि अर्जुन भैया आपसे शादी नहीं करना चाहते। ये सुनकर अर्जुन आदित्य की ओर घूर कर देखते हुए कहा, आदि, अगर कॉल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? आदित्य बोला, समझ गया मेरे भाई, समझ गया, और समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं। कहां? अर्जुन आदित्य की ओर देखकर बोला। आदित्य बोला, घर जाने का वक्त हो चुका है, समय देखो, 5 बजने वाले। अभी घर जाकर बहुत कुछ काम भी करना है, इसलिए चलिए। आदित्य की बातों को सुनकर अभय बोला, ठीक है भाई, तुम्हारा ये राज चलता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अर्जुन अभय और आदित्य की नौटंकी को देखते हुए बोला, नौटंकी करना बंद करो, मैं अच्छे तरीके से समझता हूं तुम दोनों की चाल को। अब चुपचाप घर चलो। भाई, आपसे एक बात पूछूं? क्या आरव भैया भी आपकी शादी में आएंगे? आदित्य ने पूछा। ये सुनकर अर्जुन बोला, इनविटेशन तो मैंने भेज दिया है,
पर वो आएगा कि नहीं ये नहीं पता। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने आदित्य और अभय के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए डॉक्टर नितिन को कॉल किया तो डॉक्टर बोला, एक गुड न्यूज देनी थी तुम्हें। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? अर्जुन बोला। डॉक्टर नितिन मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे भाई पीठ पर टिका कर बैठ गया। छोटी चाची नम्रता मुस्कुराते हुए बोली, वो देखो हमारा दूल्हा आ गया। और बताइए दूल्हे राजा, क्या हाल है? क्या चाची आप भी? अभी मैं दूल्हा थोड़ी ना बना। आपकी पत्नी का ठीक होना नामुमकिन लग रहा है। मुझे लगता है काफी सालों से इन्होंने अपने आप को इस दर्द से छुपा रखा था, लेकिन अभी दर्द बाहर आ रहा है, जिस वजह से उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। डॉक्टर की बातों को सुनकर आनंद जी बोले, मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है हमें नहीं पता। डॉक्टर बोले, कुछ भी करके उनका पता कीजिए, उसके आने से शायद इनकी तबीयत में सुधार होने लगे। आनंद जी बोले, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर। थोड़ी देर में डॉक्टर भी चले गए। दूसरी तरफ करण का मोबाइल बजने लगा। उसने कॉल उठाकर कहा, यस सर। ब्रिगेडियर सर, तुम्हें मेजर आरफ सिंह के साथ अर्जुन की शादी में उसके घर जाना होगा। करण बोला, जी सर। दरवाजे के पास खड़े होकर करण आरफ को देखे जा रहा था, जो एक सैनिक को अपने कपड़े अपने बैग में रखने का इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई। अरे करण, अंदर आओ। आरव, जिसके चेहरे पर हर वक्त खड़ूस एक्सप्रेशन दिखाई देता था, आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। करण बोला, जाने की तैयारी हो रही है? हाँ भाई, आरव बोला। करण भी अपनी पैकिंग शुरू कर देता है। ये देखकर आरव ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? करण उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जहां बड़ा भाई जाएगा छोटा भाई भी तो वहीं जाएगा ना। क्या मतलब? आरव ने पूछा। ब्रिगेडियर सर ने ऑर्डर दिया है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है और तुम्हारा ख्याल भी रखना है, करण ने कहा। आरव ने कहा, यह तो अच्छी बात है। फिर वो दोनों पैकिंग करके तैयार होकर आर्मी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जीप में जाकर बैठ गए। क्यों मेजर साहब, इतनी हड़बड़ी क्यों है? हमसे भी तो मिलते जाइए। कर्नल सर आरव को हड़बड़ी में जाते देखकर मुस्कुराते हुए बोले, जय हिंद सर। कर्नल सर की आवाज को सुनकर दोनों ही जीप से नीचे उतरते हुए बोले। कर्नल सर बोले, जय हिंद, अच्छे से जाना, और हाँ, पहुंचने के बाद कॉल जरूर कर देना। आरव बोला, जी सर। बाय सर। कर्नल सर बोले, बाय, टेक केयर। करण को पहली बार आरव की आंखों में इतनी खुशी दिखाई दे रही थी, जो पिछले 7 सालों में कभी नहीं दिखी थी। तभी आरव के मोबाइल में एक कॉल आया। आरव बोला, जय हिंद सर। ब्रिगेडियर सर बोले, मेजर साहब, कल आपको प्रेसिडेंट पैलेस में जाना है, वहां पर आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। आरव बोला, जी सर, थैंक यू सर। ब्रिगेडियर सर बोले, टेक केयर ऑफिसर, अपना ख्याल रखना। आरव बोला, जी सर, फिर मिलेंगे, बाय सर। आरव अपने परिवार वालों से मिलने की खुशी में वो ये भूल गया था कि उसे भी चोट लगी है। ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो कब बेहोश हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब करण ने उसकी ओर देखा तो उसने जोर से कहा, गाड़ी रोको। करण की आवाज को सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और पीछे देखा जहां आरव बेहोश हो गया था। उन लोगों ने तुरंत उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। डॉक्टर रेहान, जो उनके साथ चल रहा था, उसने उसे चेक करने के बाद कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। घर जाने की खुशी में वो ये भी भूल गया कि वो अभी कमजोर है, जिसकी वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। हम अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आरव को इमरजेंसी वार्ड में लेकर चले जाएंगे। मैं इसके परिवार वालों को कॉल करके बता देता हूँ कि सभी इक्विपमेंट्स तैयार रखें, और एक डॉक्टर और एक नर्स की टीम भी। ये सुनकर करण बोला, ठीक है, आप कॉल करिए, मैं आरव का ध्यान रखता हूँ। करण बोला, ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर ने अर्जुन को कॉल किया। क्या कहेगा करण अर्जुन से, और क्या आरव अर्जुन की शादी में जा पाएगा, और क्या होगा जब शालिनी जी और आनंद जी को इस बारे में पता चलेगा कि उनका तीसरा बेटा अभी भी जिंदा है और एक मिलिट्री ऑफिसर है। डॉक्टर नितिन ने जो इंजेक्शन दोनों भाइयों को दिया था, आखिर क्या था उसके अंदर? क्या आरव को इस बारे में कभी पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सोल्जर ऑन टाइम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
थोड़ी देर रिंग जाने के बाद करण बोला, अर्जुन, तुम्हारे घर में कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और डॉक्टर नर्स की एक टीम तैयार रखना। अर्जुन बोला, ठीक है, मैं अभी के अभी इंतजाम करता हूँ। वैसे तुम लोग कहाँ तक पहुंचे हो? करण बोला, हम लोग कश्मीर एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, वहां से सीधे मुंबई। अर्जुन बोला, ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर गाड़ियां भिजवा दूंगा तुम सभी को लेने के लिए। ये सुनकर करण बोला, एक एम्बुलेंस भी भिजवा देना। करण की बातों को सुनकर अर्जुन घबराते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? आरफ ठीक तो है ना? करण बोला, अब तुम्हारे भाई की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। उसे बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? करण की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, मैं इस शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स और नर्स की टीम का इंतजाम करता हूँ, बस मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। करण बोला, ठीक है, मैं पहुंचने के बाद कॉल करता हूँ। ये कहकर करण कॉल कट कर देता है। सिंह ओबरॉय मेंशन। अर्जुन ने अभय से कहा, डॉक्टर नैना को फोन करो और उसे तुरंत अपनी टीम लेकर यहाँ पर पहुंचने के लिए कहो। अर्जुन को इतनी हड़बड़ी में देखकर अभय ने पूछा, क्या बात है भैया, आप नैना को क्यों कॉल करने के लिए बोल रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? अर्जुन बोला, तुम बस अभी उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाओ, बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। अभय ने भी तुरंत मोबाइल निकाला और डॉक्टर नैना को कॉल लगाया, जो कि एक सिटी हॉस्पिटल की सबसे अच्छी डॉक्टर थी। जैसे ही उसका कॉल कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से एक लड़की की गुस्से से भरी आवाज आई, आज याद आई है मेरी, इतने दिनों से कहां पर थे पता है? मैंने तुम्हें कितने कॉल और मैसेजेस किए हैं, तुमने एक भी कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया? पता नहीं मैंने किससे प्यार कर लिया है। बिजनेस के चक्कर में कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए, या फिर कहीं तुम्हें कोई और ही तो नहीं मिल गई है? अगर ऐसा है ना मिस्टर अभय, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर नैना की आवाज को सुनकर अर्जुन अभय के हाथों से उसका फोन छीन कर बोला, हेलो, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। अचानक अभय की बदली हुई आवाज को सुनकर नैना बोली, अच्छा, तो अब तुमने अभी आवाज बदलना भी सीख लिया है, अपने बड़े भाई की आवाज में बोल रहे हो? तभी उसे एक रूड आवाज सुनाई पड़ी, मैं अर्जुन सिंह ओबरॉय बात कर रहा हूं। अर्जुन के मुंह से उसका नाम सुनकर नैना चौंक गई और हकलाते हुए बोली, सर आप बोलिए। वो हकलाने लगी। अर्जुन बोला, तुम अभी के अभी अपनी एक बेस्ट डॉक्टर और नर्स की टीम को लेकर मेरे घर पर आओ। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अर्जुन अभय की ओर घूर कर देखते हुए बोला, तो ये है मिस्टर निहाल हैं, जिससे तुम हर वक्त बातें करते रहते हो? चोरी पकड़े जाने पर अभय छिप गया और बोला, सॉरी भाई वो। अर्जुन बोला, अभी के अभी आरफ के कमरे में जाओ, वहां पर कुछ सामान आने वाला है, उसे सजाने में उनकी मदद करो। अर्जुन की बातों को सुनकर अभय ने कहा, ठीक है भाई। इतना कहकर वो वहां से भाग कर चला गया। 1 घंटे के बाद शालिनी जी को होश आया। जब उनकी आंखें खुली तो उसके सामने इस वक्त डॉक्टर और एक नर्स खड़े थे। डॉक्टर बोली, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर की बातों को सुनकर शालिनी जी बोली, मैं ठीक हूं। वहीं डॉक्टर की एक मेडिकल टीम आ चुकी थी और उन्होंने अपना मेडिकल इक्विपमेंट्स भी सेट कर लिया था। तभी नैना की नजर अभय पर पड़ी और उसने उसके पास जाकर कहा, अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि ये सब किसके लिए है? कौन इतना बीमार हो गया है कि उसे इतने सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ रही है? अभय गहरी सांस छोड़कर बोला, मेरा छोटा भाई आ रहा है, उसके लिए सब किया जा रहा है। अभय की बातों को सुनकर नैना कंफ्यूज हो गई। उसने इधर उधर देखकर कहा, आदित्य तो घर पर ही है। अभय उसकी ओर देखकर बोला, हमारा एक और भाई है नैना, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो घर छोड़कर चला गया था। अभय की बातों को सुनकर नैना शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसे जितना पता था आनंद सिंह ओबरॉय के 3 ही बेटे हैं, लेकिन अभी चौथा कहां से आ गया? उसने अभय से पूछा, लेकिन उसके आने पर इतनी तैयारी क्यों की गई है? इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट क्यों लाए गए हैं? तुम थोड़ी देर रुको, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अभय ने कहा। सब बातें कर रहे थे कि शालिनी जी और आनंद जी अपने कमरे से बाहर आ रहे थे। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। ये देखकर वो चौंक गया। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई, जिसे देखने सभी लोग बाहर चले गए। तो उन लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस से किसी को उतार कर लाया जा रहा था। डॉक्टर की सभी टीम उनकी तरफ बढ़ने लगी। शालिनी जी आरफ को इतने सालों बाद और अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उसकी तरफ दौड़ कर चली गई, और ये देखकर कि उनका बेटा किस हाल में है, वो वहीं पर बेहोश हो गई। शालिनी जी को दोबारा बेहोश होता देख उन्हें कमरे में ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो वो दोबारा भागती हुई अपने बेटे के कमरे में गई
जहां पर आरव लेटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो उसके पास जाने लगी। ये देखकर डॉक्टर बोला, मैडम आप कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए। डॉक्टर की बातों को सुनकर वो उन्हें घूर कर देखने लगी और बोली, ये मेरा बेटा है, मैं इसे क्यों नहीं देख सकती? ये सुनकर डॉक्टर बोली, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपके बेटी की तबीयत खराब हो रही है, आपको समझना होगा मैडम। शालिनी जी बोली, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। ये बोलकर शालिनी जी रोने लगी। डॉक्टर बोली, मैडम आप सिचुएशन को समझिए, आप इनसे नहीं मिल सकती। डॉक्टर शालिनी जी को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शालिनी जी कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी और अपने बेटे के पास जाने लगी। तभी पीछे से आनंद जी बोले, शालिनी अपने आप को संभालो। शालिनी जी आरव की ओर देखकर बोली, नहीं मुझे अपने बेटे से बात करनी है। शालिनी जी को ना समझता देखकर आनंद जी बोले, समझने की कोशिश करो शालिनी, उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर आराम करो। शालिनी जी गुस्से से बोली, आराम करूं? इतने सालों से आराम ही कर रही हूं। मैंने अपने लाल को 7 सालों से नहीं देखा और अब देखिए उसे कैसे वो बेजान सा पड़ा है। ये सुनकर आनंद जी बोले, वो तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है, मैंने भी उसे सालों से नहीं देखा। तभी डॉक्टर बोली, प्लीज आप लोग बाहर जाकर बातें करें, अभी थोड़ी देर के लिए हमें इन्हें चेक करना है। और क्या आप चाहते हैं कि हम आपके बेटे को ऐसी हालत में छोड़कर चले जाएं? शालिनी जी बोली, नहीं। फिर वो डॉक्टर की ओर देखकर बोली, मेरे बेटे को कब तक होश आएगा डॉक्टर? डॉक्टर बोली, 1-2 घंटे के अंदर आ जाएगा, प्लीज अब आप बाहर चले जाइए। डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद शालिनी जी बाहर चली गई और दरवाजे के पास खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। फिर वो दौड़कर शिवजी के मंदिर के पास माथा टेक कर बोली, हे भोलेनाथ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आपने मुझे सब कुछ दिया है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे बच्चे को सही सलामत कर दीजिए। मैं इससे आगे आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। उनकी बातों को सुनकर परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा था कैसे शालिनी जी आरव के लिए रोती थी। आनंद जी खुद को संभालते हुए बोले, आखिर उसके साथ हुआ क्या था, हमें सब जानना है। अपने पापा की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, मैं डॉक्टर नितिन को बुलाता हूं, वहीं आपको उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तभी एक वार्ड बॉय ने आरव के कमरे में आकर कहा, डॉक्टर नितिन सर आपको नीचे बुला रहे हैं। वार्ड बॉय की आवाज को सुनकर उसने दूसरे डॉक्टर से कहा, अगर कुछ हलचल होती है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। डॉक्टर ने कहा, जी डॉक्टर। फिर नितिन उस वार्ड बॉय के साथ नीचे आ गया। सभी लोगों की नजरें खुद पर पाकर नितिन बोला, क्या बात है सर, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नितिन की आवाज सुनकर अर्जुन उसकी ओर देखकर बोला, आरव के बारे में घर वालों को सब कुछ जानना है, प्लीज उन्हें बताओ। अर्जुन की बातों को सुनकर नितिन बोला, मुझे डिटेल में तो नहीं पता, पर तुम उसके दोस्त करण से पूछ सकते हो, क्योंकि वो भी उस मिशन में आरव के साथ था। डॉक्टर नितिन की बातों को सुनकर सभी की नजरें करण के ऊपर गई, जो इस वक्त अपने ऑफिसर्स के साथ कुछ बातें कर रहा था। कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल पर सभी लोग खामोशी से करण की बातें सुन रहे थे। करण बोला, उसने हम लोगों के ऊपर लगने वाली गोली को अपने ऊपर ले लिया। उन बुजदिलों ने उसे पीछे से निशाना बनाया था, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उन आतंकवादियों को मार गिराया। सभी ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगे। उसने मुझे बताया था कि अपने परिवार के साथ वो कैसे खुश रहता था, फिर कैसे उसके पापा उससे नाराज हो गए। उसकी मम्मी जो हमेशा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अब उन्होंने उसे खाना खिलाना छोड़ दिया। उसके भैया जो उसे बेइंतहा प्यार करते थे, वो सभी अब उससे बैर करना शुरू कर दिए। वो सबसे ज्यादा अपने छोटे चाचू को मिस करता था। वो हमेशा बताता था कि कैसे उसके चाचू उसके साथ घूमते थे, मौज मस्ती करते थे। वो मौज मस्ती जिसे उसे अपने माता पिता भाई बहन के साथ करनी थी, वो अपने चाचू के साथ करता था। पता है सर, अगर आर्मी में किसी को भी चोट लग जाती थी तो वो उसकी देखभाल में अपना समय बिताता और कहता कि तुम ही लोग मेरा परिवार हो और मैं तुम लोगों की चोट का बदला जरूर लूंगा। उसने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, लेकिन आर्मी में रहने की वजह से उसके दुश्मन बढ़ते गए और वो लोग कोई और नहीं, आतंकवादी थे। आज के दौर में पाकिस्तान के 1000 आर्मी और वो अकेला था, लेकिन हमेशा ही उसे जीत हासिल होती है। पाकिस्तान में उसके नाम का खौफ है।
आतंकवादी उसके नाम से थर थर कांपने लगते हैं। उसने बीते इन 7 सालों में 200 से भी ज्यादा मिशन किए हैं, लेकिन एक भी मिशन फेल नहीं हुआ। उसे कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं और वो हमेशा अपने परिवार वालों को याद करता कि उसके परिवार वाले आज उसके साथ होते तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती। ये सारी बातों को सुनकर उन सभी की आंखों में आंसू आ गए। उसके छोटे चाचा बिलख बिलख कर रोने लगे और बोले, हमने तो उसे पराया कर दिया, लेकिन उसने हमें पराया नहीं अपना बना लिया। तभी डॉक्टर नितिन का मोबाइल बजा। कॉल रिसीव करते ही दूसरे डॉक्टर ने कहा, हेलो डॉक्टर नितिन, अब ऊपर आ जाइए, पेशेंट को होश आ गया है। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने उन सब से कहा, चलिए, आरव को होश आ गया है। डॉक्टर नितिन की बातों को सुनकर सबकी आंखें भर आई और वो सभी दौड़कर आरव के कमरे की ओर दौड़ पड़े। जब आरव को होश आया तो उसने देखा कि वो किसी और के कमरे में है। अगल बगल डॉक्टर्स और नर्स की भीड़ देखकर उसने कहा, मैं इस वक्त कहां पर हूं? आरव की आवाज को सुनकर एक नर्स बोली, आप अभी अपने घर पर हैं। आप जब घर आ रहे थे तब आपकी हालत काफी गंभीर हो गई थी, जिस वजह से हमें आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ी। नर्स की बातों को सुनकर आरव इधर उधर देखने लगा। तभी बाहर से कई लोगों की कदमों की आवाज आने लगी। उसने देखा उसके माता पिता के साथ घर के सभी सदस्य उसे ही देख रहे थे। आरव उन सभी को मुस्कुराकर देखते हुए बोला, माँ। आरव के मुंह से माँ सुनकर शालिनी जी रो पड़ी और उन्होंने जाकर उसे गले से लगा लिया और बोली, मेरे बच्चे कैसे हो? और वो फूट फूट कर रोने लगी। आरव जो अपनी माँ का प्यार पाने के लिए इतने सालों से तड़प रहा था, आज उसे अपनी माँ को गले लगाकर एक सुकून मिल रहा था। उसने बगल में देखा तो उसके पापा सिर झुकाकर खड़े हुए दिखाई दिए। अपने पापा को इस तरह देखकर आरव क्या कहेगा? क्या अब इनके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। आनंद जी को सिर झुकाए देख आरव ने कहा, सिंह कभी सर नहीं झुकाते। आरव की आवाज को सुनकर उसके पापा के आंखों में आंसू गिरने लगे और उन्होंने भी उसे अपनी बाहों में लिया और बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अपने पापा को रोता देखकर आरव बोला, आप क्यों माफी मांग रहे हैं पापा? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे पिता हैं। आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, मैं नहीं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर उन्होंने उसे और कसकर गले लगा लिया। आरव बोला, पापा जरा धीरे, अभी मेरी चोट ठीक नहीं हुई है। ये सुनकर आनंद जी बोले, सॉरी बेटा सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था। आरव बोला, कोई बात नहीं पापा। तभी आरव की नजरें अपने भाइयों पर पड़ी। उसने उन्हें आगे आने को कहा। जैसे ही उसके भाइयों ने उसे देखा, वो सब भी उसे गले लगा लिए और रोने लगे। कहाँ चले गए थे भाई? हमने आपको बहुत मिस किया। आदित्य बोला, हमने तुम्हें बहुत याद किया भाई। अभय अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला। तभी आदित्य आरव के गले लगे हुए बोला, मैंने आपको सबसे ज्यादा याद किया। आदित्य की बातों को सुनकर सभी के चेहरे पर हंसी आ गई। सभी लोग खुश थे कि आरव अब ठीक हो जाएगा। तभी आरव की आंखें झपकने लगी। ये देखकर सभी ने डॉक्टर की ओर नजर दौड़ाई। डॉक्टर बोले, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे दवाइयों का नशा है और उसके शरीर से काफी खून बह चुका है, इसलिए उसे कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर की बातों को सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। उनकी खुशी तो इस बात से ही थी कि आरव अब उनके साथ हमेशा रहने वाला है। कपूर मेंशन में सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। तभी न्यूज पर एक खबर आई, कल मेजर आरव सिंह ओबरॉय को उसकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा। ये न्यूज देखकर अधिराज कपूर बोले, सिंह ओबरॉय? ये तो आनंद सिंह ओबरॉय के खानदान से मालूम पड़ता है, पर जितना हमें पता है उनके तो 3 ही बेटे हैं, तो ये चौथा बेटा कहां से आ गया? अपने पापा की बातों को सुनकर संजय बोला, क्या ये कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है भी तो उन लोगों ने हमसे बात छुपाई क्यों? तभी मुकेश बोला, हाँ मैंने भी सुना है कि उनके 4 बेटे हैं और उसका नाम भी आरव है। कहीं ये वही आरव तो नहीं? पर ये तो एक आर्मी ऑफिसर है। अधिराज जी बोले, सुना तो था कि जब आरव कॉलेज में पढ़ रहा था तभी वो आर्मी के लिए चला गया था, तो क्या ये हो सकता है कि ये वही आरव हो? तभी एक खबर और दिखाई पड़ी। ब्रेकिंग न्यूज,
आज की ताजा खबर ये है कि सिंह ओबरॉय खानदान का तीसरा वारिस और आनंद सिंह ओबरॉय का तीसरा बेटा आरव सिंह ओबरॉय अब वापस आ गए हैं। और ये जानकर आप सभी को हैरानी होगी कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर है। जी हाँ, वो एक मिलिट्री ऑफिसर है। सूत्रों के हिसाब से कल उन्हें उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त उनकी हालत ठीक नहीं है। 1 महीने पहले एक मिशन के दौरान दुश्मनों ने उन्हें पीछे से हमला करके मारने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि पिछले 7 सालों से वो कश्मीर और पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात थे। और ये भी पता चला है कि इन बीते 7 सालों में उन्होंने 100 से भी अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया है और 200 से भी ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और आज तक एक भी ऑपरेशन इनका फेल नहीं हुआ है और इन्हें कई तरह के सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। ये खबर सुनकर अधिराज कपूर बोले, मतलब ये सच है कि वो सिंह ओबरॉय खानदान का बेटा है। तभी उनके मोबाइल में अर्जुन का कॉल आया। उन्होंने कॉल उठाकर कहा, हाँ दमाजी, कैसे याद किया? दूसरी तरफ से अर्जुन बोला, अंकल एक न्यूज देनी थी आपको। तभी अधिराज जी बोले, यही ना कि तुम्हारा तीसरा भाई आरव सिंह ओबरॉय वापस आ गया है? अधिराज की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, आपको कैसे पता चला कि मेरा भाई आरव वापस लौट आया है? अधिराज जी ने कहा, न्यूज में बता रहे हैं। अच्छा, आपने सही सुना, वो मेरा भाई है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी उसकी तबीयत कैसी है? अधिराज जी ने कहा। अधिराज जी की बातों को सुनकर अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके शरीर में गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा वीक था, पर अब वो ठीक है और हमारे घर पर है। अर्जुन की बातों को सुनकर अधिराज जी अपने परिवार वालों की ओर देखकर बोले, बेटा कल हम लोग आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। अर्जुन बोला, ठीक है अंकल, रखता हूँ, गुड नाइट। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सभी भाई आरव के कमरे में बैठे हुए थे। तभी एक वार्ड बॉय आते हुए दिखाई पड़ा जो आरव की देखभाल करता था। उसने कहा, सर अभी आरव सर की पट्टियां बदलने का समय हो गया है और अभी इन्हें स्पंज बाथ भी देना है, इसलिए आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। वार्ड बॉय की बातों को सुनकर आदित्य कुछ सोचकर बोला, नहीं, आज हम अपने भाई को स्पंज बाथ देंगे और साथ ही साथ उनकी ड्रेसिंग भी करेंगे। आदित्य की बातों को सुनकर वार्ड बॉय बोला, सर अगर डॉक्टर सर को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वार्ड बॉय की घबराहट को देखकर अर्जुन बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। वार्ड बॉय बोला, लेकिन सर। वार्ड बॉय आगे कुछ बोल पाता, अर्जुन उसकी तरफ देखकर बोला, सारा जरूरत का सामान बाथरूम में रखवा दो और तुम यहां से बाहर चले जाओ। अर्जुन की बातों को सुनकर वार्ड बॉय आगे कुछ नहीं बोल सका और कमरे में जाकर जरूरी सामान लेकर बाथरूम में रख दिया। अर्जुन बोला, चलो चलो भाई, आज हम लोग तुम्हें स्पंज बाथ देंगे। आरव बोला, सच में? अर्जुन बोला, हाँ भाई, आज तुम्हें हम सभी स्पंज बाथ देंगे। भाई हमें भूल मत जाना। तभी पीछे से आवाज आई, जहां पर राहुल, आदित्य, अरुण, अतुल खड़े थे। तभी अरुण के पीछे अनु और अर्पिता खड़ी हुई दिखाई दी। तो क्या तुम लोग भी मुझे स्पंज बाथ दोगे? आरव ने मजाक के लहजे में कहा। ये सुनकर लड़कियां बोली, नहीं भाई, हम आपको स्पंज बाथ नहीं देंगे, बल्कि हम सब आपका मेकअप करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनकर आरव बोला, ठीक है फिर चलो। आरव की बातों को सुनकर सभी लड़के आरव को लेकर बाथरूम के अंदर चले गए। सबसे पहले उन लोगों ने आरव को एक कुर्सी पर बैठाकर उसकी सारी पट्टियों को खोल दिया। घाव अभी पूरी तरीके से सूख चुका था, बस कुछ चोटें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। जब उन लोगों ने आरव के शरीर में इतने सारे काले धब्बे देखे तो आदित्य बोला, भाई आपके शरीर में पहले इतने धब्बे नहीं थे, तो इतने सारे छोटे छोटे धब्बे कहां से आ गए? आदित्य की बातों को सुनकर आरव मुस्कुराकर बोला, पहले नहीं थे पर अब है। अभय बोला, क्या मतलब? आरव मुस्कुराते हुए बोला, भाई ये कोई धब्बे नहीं है, ये सब गोलियों के निशान हैं। आरव की बातों को सुनकर आदित्य आरव के बदन से अपना हाथ हटाकर बोला, क्या आपके शरीर में गोलियां लगी हैं? आदित्य का मासूमियत भरा सवाल को सुनकर आरव बोला, तुम्हें क्या लगा मैं जला कर आया हूं? तभी आदित्य ने उन धब्बों को गिनना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, 129 धब्बे। आरव मुस्कुराकर बोला, ठीक से देखो, 129 नहीं 130 है। ये सुनकर आदित्य चौंक कर बोला, मैंने तो पूरी तरह से चेक किया, लेकिन मुझे 129 ही नजर आए। तभी उसने अपना हाथ आगे करके कहा, ये देखो, यहां पर है एक और धब्बा।
अब हो गया ना 130। आदित्य बस उन धब्बों को गिन रहा था, पर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई तुमने अपने शरीर पर 130 गोलियां सहन की है। अर्जुन की बातों को सुनकर सभी आरव की ओर देखने लगे। आरव बोला, देश के लिए जान भी हाजिर है, तो शरीर पर गोली खाना कौन सी बड़ी बात है। आरव की इस बात को सुनकर अर्जुन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, अब मारने और मरने की बात कोई नहीं करेगा। ये सुनकर सब ने अपना सिर हिलाया और आरव को नहलाने लगे। आरव के कमरे से आवाज सुनकर शालिनी जी कमरे में पहुंची और उन्होंने कमरे पर बैठी उन लड़कियों से पूछा, कमरे से इतनी आवाज क्यों आ रही है। शालिनी जी की आवाज को सुनकर लड़कियों ने जब पीछे देखा तो शालिनी जी को खड़ा देखकर उन्होंने कहा, आंटी जी, सभी लड़के आरव भाई को बाथरूम में नहला रहे हैं, इसलिए बाहर इतनी आवाज आ रही है। अर्पिता की बातों को सुनकर शालिनी जी ने हैरानी से कहा, क्या? ये कहकर वो बाथरूम की ओर चल पड़ी। ये देखकर लड़कियां उन्हें पकड़कर बोली, आंटी आप क्या कर रही हैं? वहां पर सारे लड़के हैं। अर्पिता की बातों को सुनकर शालिनी जी बोली, तो क्या हुआ, मैं उसकी मां हूं। इतना कहकर वो बाथरूम के अंदर चली गई। उन्होंने देखा कि सभी लड़के आरव के साथ पानी में नहा रहे थे। ये देखकर उन्होंने उन सभी को डांट लगाते हुए कहा, तुम सब आरव को नहला रहे हो या खुद नहा रहे हो। जब उन लोगों ने भरकम आवाज बाहर से सुनी तो दरवाजे की ओर देखा, जहां पर शालिनी जी गुस्से से उनकी ओर देख रही थी। उनकी ऐसी नजर को देखकर सभी लोग घबरा गए। शालिनी जी अर्जुन की ओर देखकर बोली, इतने बड़े होकर तुम सभी बच्चों की तरह पानी में खेल रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? और अर्जुन, तुम भी इनके साथ शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है और तुम अभी से बच्चे बन रहे हो, तो जब तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे तो क्या तुम उन्हें पापा कहोगे? शालिनी जी की बातों को सुनकर सभी लड़के ठहाके मारकर हंसने लगे। अर्जुन उन सभी को घूर घूर कर देखते हुए बोला, अगर अब किसी के मुंह से हंसी निकली तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। अर्जुन की बातों को सुनकर सब ने अपना मुंह बंद कर लिया और धीरे धीरे कर बाथरूम से बाहर निकलने लगे। शालिनी जी कमरे से बाहर आई और उन्होंने दोनों लड़कियों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रहे हो? शालिनी जी की आवाज को सुनकर अनु बोली, आंटी आज हम आरव भैया के मेकअप आर्टिस्ट बनकर आए हैं। ये सुनकर शालिनी जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ और सभी लड़कों को बाहर आने के लिए कह दिया है। जी आंटी, दोनों लड़कियों ने एक साथ कहा। जब लड़कियों ने बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सभी लड़के आरव के साथ खुद भी नहाकर बाहर आ रहे थे। ये देखकर उन्होंने उनसे कहा, हमने आरव भैया की मेकअप करने की बात कही थी, तो इस खुशी में आप सभी नहाकर आ गए। बढ़िया है, आज हमें सभी को अपनी कारीगरी दिखाने का मौका मिलेगा। अर्पिता की बातों को सुनकर साहिल बोला, माफ करना, लेकिन हम मेकअप नहीं करवाने वाले। अर्पिता बोली, तो तुम लोगों को नहाने के लिए किसने कहा था? अब नहाकर आ ही गए हो तो मेकअप भी करवा लो, वो भी मुफ्त में। वो इतने साल हो गए हैं ना अपने भाई के साथ नहाए हुए, इसलिए हमने भी सोचा कि आज मौका मिला है तो नहा ही लेते हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी लड़कियों ने आरव को देखा, जहां उसके शरीर पर चोटें लगी थी और कई सारे धब्बे लगे हुए थे। ये देखकर अर्पिता बोली, भाई आपके शरीर में इतने सारे धब्बे क्यों हैं? आरव अर्पिता की बातों का जवाब देता उससे पहले ही आदित्य बोला, अरे दीदी ये धब्बे नहीं है, बल्कि गोलियों के निशान है। और पता है भाई के शरीर में 130 गोलियां लगी थी। आदित्य की बातों को सुनकर अनु बेहोश होकर बेड पर गिर गई। ये देखकर सभी लोग चौंक गए। तभी आदित्य भाग कर गया और उसने उसके चेहरे पर पानी फेंका तो अनु झट से उठकर खड़ी हो गई और बोली, 130 गोलियां? तभी एक नौकर उस कमरे के अंदर आकर बोला, सर कपूर खानदान से आपको मिलने के लिए लोग आए हुए हैं। नौकर की बात सुनकर अर्जुन अपने माथे को पीटते हुए बोला, अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि आज कपूर खानदान के लोग आने वाले हैं। ये कहकर वो वहां से भाग गया। तभी करण अंदर आया और उसने कहा, भाई हमें 3 बजे प्रेसिडेंट पैलेस में जाना है। करण को देखकर आरव ने मुस्कुराया और अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है। करण बोला, मैंने यहाँ के ब्रिगेडियर सर से बात कर ली है, उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए आर्मी की 5 टुकड़ियां भेजी है। करण की बात पर बाकी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और कपूर फैमिली आरव से बस मिलना चाहते हैं या फिर उनके आने का कोई और मकसद भी है, जानने के लिए सुनते रहिए। करण की बात सुनकर आरव बोला, ये कुछ ज्यादा नहीं है। करण बोला, तो क्या हुआ भाई, तुम कोई आम आर्मी ऑफिसर थोड़ी ना हो। करण की बातों को सुनकर सभी लोग आरव की तरफ देखकर बोले, आरव भाई कोई आम आर्मी ऑफिसर नहीं है,
इसका मतलब क्या है? तुम एक आर्मी ऑफिसर ही हो ना? सभी की कंफ्यूज नजरों को देखकर करण बोला, हाँ आरव भाई एक आर्मी ऑफिसर ही है, लेकिन आर्मी ऑफिसर में कई सारी पोस्ट भी होती है, तुम लोगों को तो पता ही होगा। आदित्य बोला, हाँ हमें पता है। तो आरव भाई कौन सी पोस्ट पर है? करण बोला, मेजर। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए और बोले, आप मेजर हैं? करण बोला, हाँ मेजर, और मेजर कोई छोटा पोस्ट नहीं है। इस पोस्ट की पावर इतनी है कि सर एक नहीं बल्कि कई सैनिकों को एक साथ नौकरी से निकाल सकते हैं और रख भी सकते हैं, अगर उन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया या अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की तो। करण की बातों को सुनकर सभी लोग चौंक कर आरव की ओर देखने लगे। तभी आरव बोला, आप लोग मेरे मेकअप के लिए बाद में आ जाइएगा, क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है। आरव की बातों को सुनकर अर्पिता बोली, ठीक है भैया, हम लोग बाद में आते हैं। ये कहकर सारी लड़कियां वहां से चली गई। आरव, अतुल, राहुल, साहिल और आदित्य की ओर देखकर बोला, भाई तुम लोग भी जाओ, और कब तक ऐसे ही रहने का प्लान बना रहे हो? बीमार होना है क्या? जो अभी भी भीगे कपड़ों में खड़े थे। आरव की बातों को सुनकर सभी को याद आया कि वो सभी भीग गए हैं। अतुल बोला, ठीक है भाई, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये कहकर सभी लोग चले गए। तभी वार्ड बॉय दोबारा आया और आरव को कपड़े पहनाने लगा। अधिराज जी आनंद जी से बोले, आपने हमसे बात क्यों छुपाई कि आपका एक और बेटा है? अधिराज की गुस्से भरी आवाज को सुनकर आनंद जी बोले, कुछ कारणों की वजह से मुझे ये बात छुपानी पड़ी थी, और कुछ समय के लिए मेरे और मेरे बेटे आरव के बीच का रिश्ता डगमगा गया था, पर अब सब कुछ ठीक है। मुकेश बोला, अब आरव कैसा है? हमने सुना कि उसे गोली लगी थी। ये सुनकर आनंद जी बोले, हाँ पर अब वो ठीक है। तभी सीढ़ियों से अर्जुन नीचे आते हुए दिखाई दिया, तो वो आया और अधिराज जी के पांव छूकर बोला, नमस्ते अंकल जी। ये सुनकर दादाजी बोले, अरे बेटा, अब तो अंकल बोलना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम उनके दामाद बनने जा रहे हो। अंकल बोलकर तुम उन्हें और शर्मिंदा मत करो। ये सुनकर अर्जुन झेप गया और बोला, क्या दादाजी आप भी? क्या दादाजी? तुम्हारे दादाजी ठीक कह रहे हैं, शालिनी जी बोली। तभी अर्जुन की नजर अदिति पर पड़ी, तो उसने उसकी तरफ देखकर एक स्माइल पास की। अदिति ने भी उसे देखकर एक स्माइल पास की। इन दोनों की हरकतें दादाजी देख रहे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते ही रहोगे या कुछ बातें भी करोगे? दादाजी की बातों को सुनकर दोनों ही छिप गए और वो दादाजी के पास जाकर बैठ गए। दादाजी बोले, अरे भाई, अब तुम मुझसे चिपकना बंद करो, वरना तुम्हारी होने वाली बीवी क्या सोचेगी? इतना बड़ा हो गया है मेरा पति, लेकिन अभी तक अपने दादाजी को नहीं छोड़ता। अपने दादाजी की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, क्या दादाजी आप भी ना? उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तभी घर के अंदर कुछ मिलिट्री ऑफिसर आते हुए दिखाई पड़े। ये देखकर सभी लोग खड़े हो गए। आनंद जी उनकी ओर देखकर बोले, जी बताइए क्या काम है? उस टीम को लीड कर रहा एक कैप्टन बोला, सर हम लोग मेजर आरव सिंह से मिलने आए हैं। उस ऑफिसर की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, जी वो अभी थोड़ी देर में आने वाला है, उसकी ड्रेसिंग हो रही है। अर्जुन की बातों को सुनकर उस मिलिट्री ऑफिसर ने कहा, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, हम लोग बाहर खड़े हैं, आप उन्हें बता दीजिएगा। उस ऑफिसर की बात पर अर्जुन बोला, ठीक है ऑफिसर। ये कहकर वो ऑफिसर वहां से चला गया। तभी अधिराज जी आनंद जी की ओर देखकर बोले, मिलिट्री ऑफिसर आपके यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उन्हें याद आया कि आज आरव को उसकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अधिराज जी फिर बोले, मैं तो भूल ही गया, आज आपके बेटे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा ना? ये सुनकर आनंद जी बोले, जी हाँ, शायद उसी के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तभी दोबारा से सबकी नजर सीढ़ियों की ओर चली गई, जहां से आरव करण के साथ नीचे आते हुए दिखाई दिया। सभी लोग दोबारा खड़े होकर उसे देखने लगे। आनंद जी आरव के पास जाकर बोले, ये है मेरा बेटा आरव और ये है उसका दोस्त करण। नमस्ते बेटा। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते। फिर आरव सभी लोगों के साथ वहां पर बैठ गया और आनंद जी आरव को उन सबसे मिलवाने लगे। आनंद जी ने कहा, बेटा ये है अर्जुन के होने वाले ससुर अधिराज कपूर हैं, और ये है उनकी धर्म पत्नी पूर्णिमा कपूर, और ये है उनके बेटे संजय कपूर, और ये है उनकी पत्नी ऋषिता कपूर, उनका दूसरा बेटा मुकेश कपूर और उसकी पत्नी अनाहिता कपूर, और ये है उनकी बिटिया आरोही कपूर और उसका पति कुणाल राठौड़, और हाँ, ये है तुम्हारी होने वाली भाभी अदिति कपूर। आरव ने उन सभी को आदर पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन बोला,
भाई तुमसे मिलने के लिए कोई आर्मी ऑफिसर आए थे, बाहर खड़े हैं। अर्जुन की बातों को सुनकर आरव बोला, ठीक है, आप लोग बातें करिए, मैं उनसे मिलकर आता हूं। उन सबसे ये कहकर वो बाहर चला गया, जहां पर आर्मी की 5 टुकड़ियां खड़ी हुई थी। जैसे ही उन लोगों ने आरव को देखा, उसे सल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद सर। आरव ने भी उन्हें सल्यूट करके कहा, जय हिंद। कैप्टन सुशांत वर्मा, आपका सिक्योरिटी इंचार्ज। उस ऑफिसर ने आरव से हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू कैप्टन। वैसे हमें 1 बजे यहां से निकलना है, तब तक के लिए आप सभी आर्मी क्वार्टर जा सकते हैं, बाद में आप लोग आ जाइएगा। आरव की बातों को सुनकर कैप्टन सुशांत वर्मा बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, हम आपका यहीं पर इंतजार कर सकते हैं। आरव बोला, तुम मेरी फिक्र मत करो, यहां पर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, कोई भी यहां नहीं आ सकता है। कैप्टन को पता था कि उनसे भी हाई सिक्योरिटी सिंह ओबरॉय मेंशन के अंदर है। उसने मुस्कुराते हुए आरव से कहा, ठीक है सर, मैं कुछ ऑफिसर्स को यहां पर छोड़ देता हूं, फिर मुलाकात होगी। आरव बोला, ठीक है। कैप्टन सुशांत वर्मा बोला, जय हिंद सर। आरव बोला, जय हिंद। ये कहकर वो बाकी के ऑफिसर्स वहां से चले गए। वहीं आरव भी अंदर की ओर चला गया। जैसे ही आरव अंदर गया, आनंद जी बोले, सब ठीक है ना बेटा? ये सुनकर आरव बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है पापा, वो मेरे सिक्योरिटी के लिए आए थे, उनका कहना है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर शालिनी जी घबराते हुए बोली, बेटा तुम्हारे साथ? आरव बोला, उसकी फिक्र आप मत कीजिए मां, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो अपने मां के पास जाकर बैठ गया और उन सभी से बातें करने लगा। ये देख दादाजी बोले, तुम सब हम बूढ़ों के बीच में बैठकर क्या बात करोगे, जाओ उधर जाकर बातें करो। ये देख सभी लोग दादाजी की तरफ घूर कर देखते हुए बोले, क्या दादाजी आप भी ना, अभी तो आप जवान हैं। दादाजी बोले, तो ठीक है भाई, चलो तुम्हारे लिए एक और दादी लेकर आते हैं। ये सुनकर सभी लोग चौंकते हुए दादाजी की ओर देखकर बोले, दादाजी क्या बोल रहे हैं आप? अगर दादी ऊपर से देखती होगी तो क्या बोलती होगी? ये सुनकर दादाजी बोले, अरे सोच रही होगी कि बुढ़ापे में सहारा देने के लिए किसी को तो आना ही पड़ेगा। सब लोग दादाजी की ओर देखकर हंसने लगे। सभी जवान लोग साइड में आकर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी दरवाजे से डॉक्टर नैना आती हुई दिखाई पड़ी। डॉक्टर को आते हुए देखकर करण बोला, भाई हमने तो डॉक्टर नहीं बुलाया है, फिर ये डॉक्टर मैडम क्यों आ रही है? ये सुनकर आरव अभय की ओर देखकर बोला, वो डॉक्टर के साथ साथ इस घर की होने वाली छोटी बहू भी है। ये सुनकर सभी लोग आरव की ओर देखकर बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर आरव हंसते हुए बोला, मुझे आप लोगों के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनकर अर्जुन बोला, क्या पता है? तभी नैना उन सभी लोगों के बीच आकर बैठ गई और बोली, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है? ये सुनकर अभय बोला, अभी आ रही हो तुम, इतना लेट? नैना बोली, अरे यही तो था मेरे आने का टाइम, मुझे क्या और जल्दी आना था? तभी आरव नैना की ओर देखकर बोला, वैसे आपको भैया को प्रपोज करते समय ये बात सोच लेनी चाहिए थी। कौन सी बात? नैना बोली, यही कि आगे जाकर आपको अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे मैंने सुना है कि आपने कॉलेज टाइम में भैया को सबके सामने प्रपोज किया था। ये सुनकर नैना बोली, तुम्हें कैसे पता? आरव भी उसकी तरफ देखकर बोला, मैं आप लोगों से दूर जरूर था, लेकिन घर में घटने वाली घटनाओं के बारे में मुझे मालूम है। ये सुनकर वो सब चौंक गए। आरव आगे बोला, अर्जुन भैया और अदिति भाभी एक दूसरे को कॉलेज से ही प्यार करते हैं, लेकिन भैया नैना भाभी के पिताजी से शादी की बात करने के लिए डरते थे, जिस वजह से नैना भाभी की शादी किसी और से होते होते बच गई। और तब मैंने आप दोनों की एक वीडियो अधिराज जी को सेंड किया था और कहा था कि ये आपका होने वाला दामाद है, जो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि उसका नाम अर्जुन सिंह ओबरॉय है। ये सुनकर वो भी चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में इस लव मैरिज को अरेंज बनाने का डिसीजन लिया। आखिरी की लाइन सुनकर सब हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे। आरव आगे बोला, आदित्य अभी तक 3 गर्लफ्रेंड पटा चुका है। ये बात सुनकर आदित्य के मुंह में रखा हुआ रसगुल्ला मुंह में ही अटक गया, तो वो बोला, भाई आपको ये भी पता है? आरव बोला, मुझे सबके बारे में पता है, राहुल के बारे में भी, साहिल, रीमा, अनु, अर्पिता, अरुण और अतुल तुम्हारे बारे में भी पता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत हैरान होकर आरव की ओर देखने लगे। आदित्य बोला, भाई घर में कोई ऐसा इंसान भी है जिसकी कुंडली आपको पता नहीं है? ये सुनकर आरव बोला,
घर में रहने वाले नौकर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, घर में जितने भी सदस्य हैं, सबके सीक्रेट्स मुझे मालूम है। अरुण बोला, भैया आप फेंक रहे हैं। तो आरव अब उसकी ओर देख कर बोला, अच्छा तो नीतिया से तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? सुनकर अर्जुन उसकी ओर देखकर बोला, कौन नित्या? अरे वही जो तुम्हें हर दिन कोई ना कोई गिफ्ट मांगती रहती थी। ये सुनकर अरुण बोला, तो क्या करता मैं क्या उसे शॉपिंग सेंटर लगता था जो हर दिन गिफ्ट मांगती रहती थी? इसलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर सब हंसने लगे। तभी आरव बोला, अरे भाई गर्लफ्रेंड बनाए हो तो संभालना भी तो सीखो। ऐसी गर्लफ्रेंड हो तो मैं किसी को भी नहीं संभाल सकता, मैं अकेला ही ठीक हूं। तभी आरव ने कहा, भाई गर्लफ्रेंड उसे बनाओ जो तुम्हारा साथ दे। अगर तुम सिगरेट पियो तो तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ देकर तुम्हें सुधारने की कोशिश करे, और अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो उस प्रॉब्लम से निकालने का जरिया बने। घर में अगर कोई तुम्हारा सहारा या तुम्हारा भरोसा ना करे तो तुम्हें सहारा देने और भरोसा रखने वाली ऐसी प्रेमिका ढूंढो, वरना गर्लफ्रेंड बनाकर कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर अरुण बोला, सही कहा है भैया आपने, अब मैं ऐसी ही गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा और उसके साथ लाइफ टाइम रहूंगा। आरव बोला, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी उसकी औकात देखकर प्यार मत करना, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसे बराबर ही आंकना। बाकी तुम्हारी जिंदगी वो लड़की बेहतर कर देगी, जिसे पैसों से प्यार नहीं तुमसे प्यार होगा। क्या जवाब देगा आरव अदिति के सवाल का? और क्या हुआ उन 7 सालों में आरव की लाइफ में? क्या सच में आरव को भी किसी से प्यार हुआ था? अब क्या मोड़ देगी ये कहानी और क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए। आरव की बात सुनकर अदिति बोली, देवर जी आपको बड़ा पता है प्यार के बारे में। ये सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, जी भाभी जी, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मुझे छोड़ दिया ये कहकर कि तुम मेरे लायक नहीं हो, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं रोज उसे आई लव यू बोलूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। अगर मैं थोड़ी देर भी लेट हो जाता तो वो मुझे थप्पड़ मार देती थी और वहां से चली जाती थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। पर अब मैं खुश हूं अपने देश की सेवा करके। अदिति बोली, एक बात बताओ आरव, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आरव मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम्हारे अगल बगल खड़े साथियों से तुमने बीती रात हंसकर बात किया हो और उसके साथ खाना खाया हो और वही तुम्हारे सामने मरने लगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मौत से डर किसे लगती है। जो मुसीबत देखकर भागता हो या उसका डटकर मुकाबला करने वाला हो, और वही होता है असली देशभक्त, और उसे कभी मौत से डर नहीं लगता। पता है, मैं बीते 7 सालों में 4 बार कोमा में जा चुका हूं और सही सलामत वापस भी आ चुका हूं, और मुझे पता है कि भारत मां मुझे जाने नहीं देगी। ये सुनकर सभी लोग उसे देखने लगे। तभी पीछे से शालिनी जी की आवाज आई, क्या 4 बार कोमा में जा चुके हो? तभी करण बोला, जी हाँ आंटी, आरव 4 बार कोमा में जा चुका है। ये सुन शालिनी जी आरव के चेहरे को पकड़कर उसे चूमते हुए बोली, बेटा अब तुम्हें आर्मी में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम अपने माँ के साथ ही रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। ये सुनकर आरव बोला, पता है माँ, हर माँ यही चाहती है कि उसका बेटा हमेशा स्वस्थ रहे और उसके साथ जिंदगी। जिसका नाम अरविंद था वो बोला, अरे मैं उसका जिगरी यार हूं, मेरा नाम अरविंद है, हम दोनों एक ही साथ पढ़ाई करते थे। अधिराज जी बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि आरव घर आ चुका है? अरविंद बोला, मैंने कल न्यूज में देखा था। अधिराज जी बोले, और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अरविंद बोला, मैंने आरव को कॉल किया था तो उसने ही मुझे अंदर आने की परमिशन दिलवाई। थोड़ी देर बाद सभी लोग तैयार हो गए। करण ने अपने आर्मी ऑफिसर की ड्रेस में तैयार होकर आरव की कमरे की ओर जाकर देखा, जहां आरव तैयार हो रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर करण बोला, आज तुम बहुत खुश हो ना आरव? वो उसकी ओर मुड़कर बोला, अरे खुश क्यों नहीं होऊंगा भाई, मेरा सपना था कि मेरे परिवार वाले मुझे सम्मानित होते हुए देखें। ये सुनकर करण बोला, और आज तुम्हारा वो सपना पूरा होने वाला है। ये सुनकर आरव उसके गले लग गया। सिंह ओबरॉय मेंशन में सभी लोग तैयार खड़े थे, आरव और करण का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने आरव को आर्मी ड्रेस में देखा, जहां पर कम से कम 19 मेडल लटके हुए थे। ये देखकर आदित्य बोला, इतने सारे मेडल? वो आरव के पास जाकर बोला, भाई आपको इतने सारे मेडल मिले हैं? ये सुनकर आरव उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला,
हर मेडल को हम अपनी वर्दी पर नहीं लगा सकते। अगर हम सभी मेडल को वर्दी में लगा सकते हैं तो अब तक मेरी वर्दी में ऐसी कोई जगह खाली नहीं होती जहां मेडल ना लटक रहा होता। आदित्य बोला, इतने सारे मेडल आपने जीते हैं? आरव बोला, ये मुझे सम्मान में मिला है, और ये जो मेरे छाती पर लटक रहा है ये कोई मामूली मेडल नहीं है। ये वो मेडल है जिसने मुझे एहसास दिलाया कि आर्मी में रहकर मैंने क्या पाया और क्या खोया है। सभी लोग उसकी तरफ नाम आंखों से देख रहे थे। उन्हें ऐसा देखकर आरव बोला, अब आप लोग मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? तभी आरव की नजर अरविंद पर गई। उसने कहा, अरे भाई कैसा है तू? ये कहकर उसने उसे गले लगा लिया। तभी अरविंद बोला, भाई हम तुमको बहुत मिस किया हूं। तुम कहां चले गए थे? हमें जब मालूम रहे कि तू घर छोड़कर चला गेल रहे तो हम कितना टेंशन में रहा हूं, मालूम है तुमको? ये सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, भाई हम तो का पहले भी कही थे कि तो के टेंशन लेवे के कोनो जरूरत नहीं खे। उन दोनों की बातों को सुनकर आदित्य बोला, ये क्या बात कर रहे हैं भाई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभय बोला, ये दोनों बनारसी भाषा में बात कर रहे हैं। आदित्य बोला, अच्छा भाई को बनारसी भी आती है? मुझे तो पता ही नहीं था। साइड से करण बोला, तुम्हारे भाई को 148 भाषाएं आती हैं। वो दुनिया की कोई भी भाषा बोल सकते हैं क्योंकि उसने दुनिया की कई जगहों पर अपने मिशन को अंजाम दिया है और वहां से कुछ ना कुछ सीख कर आया है, और वो है भाषा। आदित्य बोला, मैं भी अपने भाई से कुछ भाषा ही सीख लूंगा ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे सिचुएशन में शर्मिंदा ना होना पड़े। तभी करण ने कहा, चलो भाई अब चलते हैं, समय भी हो रहा है। करण की बात सुनकर उन लोगों ने अपने कदम बाहर की ओर रखा तो वहां आर्मी वालों की टुकड़ियां दिखाई पड़ी। उन्होंने एक साथ आरव को सैल्यूट मारा और कहा, जय हिंद सर। आरव ने भी उसे कहा, जय हिंद सोल्जर। फिर सभी लोग प्रेसिडेंट पैलेस की ओर निकल पड़े जहां पर आरव को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाने वाला था। 1 घंटे बाद प्रेसिडेंट पैलेस में प्रेसिडेंट ने माइक में बोला, मेजर आरव सिंह ओबरॉय, आप एक सैनिक होकर हमारे भारत के जवानों के मॉडल बन गए हैं जिन्होंने दुश्मनों के हमलों से विभिन्न देशों से हमारे देश की रक्षा की। आपने कई सारे मिशन किए हैं जिनमें कई बार आप कोमा में चले गए, लेकिन आपने मिशन अधूरी नहीं छोड़ी। आपकी वजह से भारत देश अब सुरक्षित है। आपने कई सारे मिशन को अंजाम दिया है और आपने अब तक मिशन DX, मिशन हिंद, मिशन बॉर्डर, मिशन अग्नि, मिशन रोम, मिशन पाकिस्तान, मिशन कश्मीर, मिशन भारत, मिशन मुंबई, मिशन दिल्ली, और आपने हाल ही में एक और मिशन किया था, डेडलाइन। आपने इस मिशन में किसी को हानि नहीं पहुंचने दी। मिशन के दौरान आपने एक भी जवान को नहीं खोया। आपने मिशन को भली भांति अंजाम दिया, लेकिन दुश्मनों ने अपनी कायरता दिखाते हुए आपके ऊपर पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से आपके शरीर में 11 गोलियां लगी, पर फिर भी आप डटे रहे और आपने उन सभी आतंकवादियों को मार गिराया। अगर आप उस समय वहां पर खड़े ना होते तो आज हमारे बीच कई सारे जवान शहीद हो चुके होते, लेकिन आपके रहते ऐसा मुमकिन नहीं था। हम भारतवासियों को आप पर गर्व है। आपने इन मिशन में ऐसे काम किए हैं जो कोई और नहीं कर सकता, और आपकी इस बहादुरी को देखते हुए आपको भारत सरकार द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, मेजर जनरल आरव सिंह ओबरॉय। ये सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगे और आरव प्रेसिडेंट की ओर बढ़कर अपना मेडल लेता है। सभी लोग दोबारा तालियां बजाते हैं। आरव को आज पहली बार इतनी खुशी मिली थी जो इससे पहले कभी नहीं मिली, क्योंकि उसका पूरा परिवार उसके साथ नहीं होता था, लेकिन आज उसका परिवार उसके साथ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना पुरस्कार प्राप्त किया और वापस लौट गया तो उसके सभी परिवारों ने उसे गले लगाया और उसे बधाइयां दी। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी आनंद जी बोले, आज की इस खुशी के लिए मैं अपने घर पर एक जबरदस्त पार्टी दूंगा। ये सुनकर अर्जुन बोला, नहीं पापा, उसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आरव की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ये सुनकर आरव बोला, अर्जुन भैया ठीक ही बोल रहे हैं, इसी बहाने से आज रात को हम सभी मिलकर साथ में डिनर कर लेंगे। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए। 7 स्टार होटल के एंट्री गेट पर कई सारी लग्जरियस गाड़ियों का काफिला आते हुए दिखाई पड़ा, तो वहां खड़े लोग देख रहे थे कि इस वक्त इतनी सिक्योरिटी के साथ कौन आ रहा है। तभी किसी ने कहा, आज कोई खास दिन है क्या जो इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं? किसी और ने कहा, पता नहीं, कोई अमीर ही होगा जो आज 7 स्टार होटल में आ रहा है। तभी किसी ने कहा, ये तो कपूर खानदान की गाड़ी है।
तभी पीछे से और गाड़ियां आते हुई दिखाई पड़ी, जिसे देख किसी ने कहा, आज सिंह और ओबरॉय दोनों ही खानदान के लोग इस होटल में दर्शन दिए। क्या बात है। तभी दूसरे शख्स ने कहा, अरे तुम लोगों ने न्यूज नहीं देखी क्या कि सिंह ओबरॉय खानदान के तीसरे बेटे मिलिट्री में हैं, जिसे आज शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और कपूर खानदान तो अब उन लोगों का परिवार बनने जा रहा है, क्योंकि उनकी बेटी अदिति कपूर की शादी अर्जुन सिंह ओबरॉय के साथ होने वाली है। तभी तीसरे शख्स ने कहा, हाँ तो ये मैंने आज न्यूज में देखी थी, उनके परिवार के सभी लोग बिजनेस में, पर उनका यही एक बेटा मिलिट्री में गया हुआ है। किसी ने फिर से कहा, हाँ मुझे भी पता चला, ये 7 साल बाद अपने घर आया है। तभी उन्होंने देखा कि मिलिट्री का ट्रक भी आ रहा था, जहां पर जवान बैठे। रॉय का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ था। आर्मी और बॉडीगार्ड उन्हें कवर करते हुए अंदर ले गए, जहां पर प्राइवेट रूम बुक किया गया था। लग्जूरियस कमरा और उसके डेकोरेशन देखकर करण बोला, अरे यार सिर्फ खाना खाने ही तो आए थे, तो इतने बड़े लग्जूरियस होटल में आने की क्या जरूरत थी। अरुण बोला, अरे भैया ये 7 स्टार होटल है, यहाँ सिर्फ अमीर घरों के लोग ही आते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा दाम का होता है। और आप इसकी फिक्र ना करें, क्योंकि ये होटल कपूर खानदान के अंडर ही आता है। इस होटल का 30% शेयर्स उनका है और 20% शेयर्स हमारा है, और ये भी अभय भैया के नाम पर है, क्योंकि उनके जन्मदिन पर दादाजी ने उसे गिफ्ट किया था। ये सुनकर करण हैरान होकर बोला, 20% शेयर्स। तभी पीछे से अभय बोला, ये सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें आरव का भी हिस्सा है। भैया चाहते थे कि हम आरव भैया के लिए भी कुछ रखें। ये सुनकर आदित्य हंसते हुए बोला, इस 7 स्टार होटल में हर दिन खाना खाने के लिए लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों खर्च करते हैं। और तो और यहाँ खाना खाने के लिए 1 या 2 महीने पहले बुकिंग कराना पड़ता है। हालांकि हमारा कमरा हमेशा बुक रहता है और उस कमरे को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। अगर कोई ऐसा करना चाहे तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर करण की बोलती बंद हो गई। फिर सभी लोग कमरे में पहुंच गए और अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। तभी अभय नैना को इशारा करते हुए बुला रहा था, लेकिन नैना नहीं आना चाहती थी, क्योंकि दादाजी की नजर उन दोनों पर घर से ही थी। तभी दादाजी बोले, अर्जुन तुम्हें जल्द से जल्द शादी करनी होगी, वरना कोई तुमसे आगे निकलने की फिराक में है। उनकी बात सुनकर अर्जुन बोला, दादाजी कौन है वो? उनकी नजरों का पीछा करते हुए अर्जुन ने अभय और नैना की ओर देखकर कहा, आपको नहीं लगता कि मेरे साथ इन दोनों की भी शादी कर देनी चाहिए? क्या जवाब देंगे दादाजी अर्जुन के सवाल का? और कौन थी आरव की गर्लफ्रेंड? क्या वो उसकी जिंदगी में वापस आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए